हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग को जो जानना है वो नेस्टेड फंक्शन जानना है। सबसे पहले मैं आपको जिक्र कर दूं, हम लोगों का जो ये क्लास लेक्चर फंक्शन से कहां से स्टार्ट किए हैं और कहां तक का सफर पूरा किए हैं रिगार्डिंग टू ओनली फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था फंक्शन प्रीडिफाइंड ब्लॉक होता है और एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। वन टाइम मेक ऑल टाइम यूज, डिबगिंग करना आसान हो जाता है और हमारा टाइम कंज्यूम कम हो जाता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ये फंक्शन बनाने का उद्देश्य रहा है। फंक्शन दो टाइप के हुआ करते हैं, चाहे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े होंगे उसकी बात करें। Function can be classified in two types: user-defined function, predefined function. Predefined function वो फंक्शन होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं पाइथन की लाइब्रेरी में। हमें केवल उनको कॉल करना पड़ता है, एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, उनमें कंटेंट लिखना नहीं पड़ता, उनमें लॉजिक देना नहीं पड़ता है। ये फंक्शन क्या कहलाते हैं? ये फंक्शन कहलाते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन। अगेन आई एम रिपीटेड, predefined function is a type of function which are the predefined stored on the Python library. Python की लाइब्रेरी में पहले से प्रीडिटेन होते हैं, हमें केवल उनका नामकरण लेकर कॉल करना पड़ता है। फंक्शन जब बनाने की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो चाहे वो प्रीडिफाइंड फंक्शन हो। फंक्शन के पास दो पक्ष हैं, दो बॉडी हैं। एक बॉडी वो होती है जिसे फंक्शन को डेफिनेशन कहते हैं। फंक्शन का एक्चुअल लॉजिक फंक्शन डेफिनेशन में लिखा जाता है और फंक्शन डेफिनेशन में क्या चीज होता है? डेफ नाम का कीवर्ड होता है। फंक्शन का अपना एक एप्रोप्रिएट नाम यूजर से लिया जाता है या यूजर देता है। फंक्शन क्या रिसीव करेगा, किस टाइप की वैल्यू, उतने उस तरह के हमें ऑब्जेक्ट क्लियर करने पड़ते हैं। इंडेंटेशन मार्क के बाद उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। ये रहा फंक्शन डेफिनेशन। ये एक पार्ट हुआ। इसका एक पार्ट और होता है, किसी भी फंक्शन में दो हिस्से होते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट इज द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूट टास्क विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन। जो फंक्शन आप बना रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उसकी लॉजिक कहां लिखा रहता है? उसकी लॉजिक लिखा रहता है आपके फंक्शन डेफिनेशन में। दूसरा पार्ट होता है फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग के दरमियान आप फंक्शन को वैल्यू भी पास करते हैं और ये डिफाइंड फंक्शन या डेफिनेशन फंक्शन में वो वैल्यू रिसीव होती है और उस वैल्यू की मदद से आप कोई काम करते हैं। अब इसका आउटपुट चाहे अपने फंक्शन डेफिनेशन में शो ऑफ करा लीजिए, चाहे आप अपने फंक्शन डेफिनेशन में नहीं एग्जीक्यूट कराना मतलब नहीं शो ऑफ कराना चाहते, नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं, नहीं रिसीव करना चाहते हैं, तो इसको सीधे सीधे जहां से फंक्शन कॉलिंग किया था, जहां फंक्शन एग्जीक्यूट कराया था, इसके आउटपुट को हम कॉलिंग के पास भी सेंड कर सकते हैं यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से हम अपने जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एग्जीक्यूशन किया है उसका फाइंड आउट रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं और उसको शो ऑफ करा सकते हैं, दिखा सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत है उसे कॉलिंग फंक्शन में मतलब बाहर फंक्शन में ले जाके शो ऑफ कराने के या किसी ऑब्जेक्ट को रखने का, तब भी आप यूज कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। Return statement used for only transfer the your output from definition function to out of function, or we can say that calling function। लेकिन अगर आपको नहीं जरूरत है, आप फंक्शन डेफिनेशन में ही चाहते हैं, तो यहां आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये आपको बात समझ में आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट प्रिंट आउट करना इनसाइड ऑफ फंक्शन और बाहर में क्या अंतर है? तो बेसिक डिफरेंस क्या है? अभी तक तो जानते थे, चाहे यहां करें चाहे वहां करें, अंतर क्या समझिए। यदि आपने अपने प्रोड्यूस्ड आउटपुट को अगर आपने यही इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन बॉडी में रख दिया तो उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि लोकल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका आउटपुट मैजा ग्लोबल हर जगह पता चले, सबको पता चले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लोबल। आप कुछ परिणाम जानते हो और आप चाहते हो वो हम तक रहे तो आप अपने अंदर छुपा लेते हैं। अगर आपको अपने परिणाम को ग्लोबल करना है, अपने रिजल्ट को ग्लोबल करना है, तो बाहर कहीं चस्पा करिए, सब देखें।
तो अगर आप अपने प्रोड्यूस्ड आउटपुट को इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ही यूज कर लिया तो बाहर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो एक लिमिटेड एरिया में फंसा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रोड्यूस्ड आउटपुट, जो आउटपुट मिला हुआ है फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत, हम उस आउटपुट का इस्तेमाल बाहर भी जाके कहीं भी किसी फंक्शन में करें, ओवरऑल मेथड में या ओवरऑल फंक्शन प्रोग्राम में, तो आपको यूज क्या करना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट से जब आप अपने आउटपुट को कॉलिंग या एग्जीक्यूशन फंक्शन को पास कर देते हो, आउट ऑफ फंक्शन पास कर देते हो, तो वो एज अ लाइक ग्लोबल हो जाता है और उसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। आई नो दैट आपको ये बात समझ में आ गया, क्योंकि इससे पहले मैंने ये जिक्र नहीं किया था कि क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है। आज आपको मैंने ये भी बता दिया रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग करने से क्या बेनिफिट है, रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे फिर क्या उपयोग है। ठीक है, मैं इसलिए इसको अब बता रहा हूं क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमने समझ लिया। चलिए हम लोग फिर से बात करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो पहले से लाइब्रेरी में राइट किया गया है, उसकी डेफिनेशन लिखी गई है और उसका कॉलिंग हमको कहां करना होता है, आपको पता है। एक बार डेफिनेशन हो गई तो कहीं भी कॉल किया जा सकता है। यस, तो आपके पाइथन लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन बना के रखे हुए हैं, उनकी डेफिनेशन आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में उनको कॉल कर सकते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आइडियली के साथ में संपर्क होता है, तो आप किसी को भी नाम आप यूज करेंगे, उसका वो एग्जीक्यूशन वैल्यू के साथ उसको पहुंच जाएगा। आई होप आपको पता होगा। इनपुट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इवैल नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ा होगा, टाइप नाम का पढ़ा होगा, आईडी नाम का पढ़ा होगा, प्रिंट तो पढ़ा ही होगा। जितने नाम मैंने बताए हैं ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और इन सब की डेफिनेशन मतलब लॉजिक डेफ कीवर्ड से लगा के बनाकर पहले से ही रखा गया है पाइथन लाइब्रेरी में। आपने कभी भी इनपुट का डेफिनेशन नहीं लिखा है, आपने कभी भी प्रिंट का डेफिनेशन नहीं लिखा है, आपने कभी भी टाइप का डेफिनेशन पार्ट नहीं लिखा है। आप जब भी किए कॉल किए हैं, आप कॉल करते हैं और कॉलिंग में आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। वो आर्गुमेंट कहां रिसीव हो जाता होगा, जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बना हुआ है लाइब्रेरी में। काम तो कोई फंक्शन ऐसे ही करता है, चाहे प्री डिफाइंड हो चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। प्री डिफाइंड होगा फिर भी उसमें दो पार्ट होंगे, डेफिनेशन पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट। यूजर डिफाइंड हम लोग जो पढ़े हैं, जो पढ़ाया गया है आपको पिछले कई लेक्चरों में, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो डेफिनेशन फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन। बस अंतर क्या होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में, प्री डिफाइंड फंक्शन में आप अपने फंक्शन का नाम नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन आपके पास नहीं है, डेफिनेशन पहले से कहीं सेव है पाइथन की लाइब्रेरी में, केवल और केवल आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे वी कैन से दैट रेडीमेड भी से कहते हैं, रेडीमेड है, ये क्या है, रेडीमेड। अगर आप रेडीमेड शर्ट या रेडीमेड पैंट या रेडीमेड कपड़े ले आते हैं तो पॉकेट चाहे शोल्डर पे लगा के दिया हो चाहे वो आपके स्टमच पे लगा हो, आप उसका उपयोग करते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परचेजिंग किया गया है, वो रेडीमेड है, पहले से बना बनाया, कुछ चेंजेस नहीं करिए। अगर आपको अपनी मनमर्जी का पॉकेट लगाना है कि शोल्डर लगाना है कि दोनों शोल्डर लगाना है कि लगाने की नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्लॉथ केवल लाइए, बनाइए यहाँ पे, तो इसे हम लोग यूजर डिफाइंड क्लॉथ कहते हैं। वो रेडीमेड क्लॉथ था, इसे हम यूजर डिफाइंड क्लॉथ कहते हैं। अब यूजर डिफाइंड अगर आप शर्ट बनाते हैं, यूजर डिफाइंड आप अपने कपड़े अपने लिए तैयार करते हैं, तो उसमें जिस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं और जो नाम देना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए और उसको डिजाइन कर लीजिए। उसी तरह फंक्शन भी दो टाइप का है, पहले से बना बनाया रेडीमेड फंक्शन है, उसका केवल हम लोग उपयोग करते हैं नाम लेकर और कुछ नहीं करते। जैसे बना है वैसे उपयोग करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम अपना नाम दे सकते हैं, फंक्शन में हम अपने फंक्शन में अपने मर्जी की लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। और खास बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम उसमें नाना प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। वी आर passing to different types of argument. As we know in previous lecture we are discuss about the types of arguments. हम लोगों ने types of arguments के बारे में पढ़ा है। 5 प्रकार के डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स की मदद से आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को तैयार कर सकते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को लर्न होगा। पहला जो था
वो कौन सा था, दूसरा कौन था, वो कौन था, तीसरा कौन सा था, चौथा और पांचवा कौन सा था। मैं आपके रिकॉल के लिए नीचे से बताऊंगा 2 नाम, ऊपर के 3 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये नीचे के 2 हैं, ठीक। और नीचे से एक ऊपर आ जाइए तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और अगर आप ऊपर आ जाइए कीवर्ड आर्गुमेंट। बस आपको एक बताना है और वो क्या है, आपके लिए एक छोड़ रहा हूं। ये 5 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट की मदद से आप एक ही प्रकार का यूजर डिफाइंड फंक्शन तैयार करेंगे। नहीं आपको लगे कि डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, नहीं। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ही होता है जो यूजर को मौका मिलता है कि अपने स्वतः वो डिजाइन कर ले, लेकिन वो 5 प्रकार से उसको डिजाइन करता है। और ये 5 प्रकार से क्या मतलब है, सेंडिंग और रिसीविंग, केवल वैल्यू किस तरह भेजना है, किस तरह रिसीवर आपको सेट करना है, इसके अकॉर्डिंग ये 5 तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक है कॉलिंग में। अब एक बात और कर दूं मैं आपको, कॉलिंग फंक्शन के अंदर एक कॉलिंग फंक्शन यूज किया जा सकता होगा। मतलब आप इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे सी, C++ और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, आपने देखा था कॉलिंग नेस्टेड हो सकता है। कॉलिंग नेस्टेड हो सकता है का मतलब क्या है, आप तो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं मान चल रहा हूं नहीं जानते हैं, तो मैं इसमें समझाने की बात करता हूं, कहां देखकर आप समझे कि वो नेस्टेड कॉलिंग है। जैसे आप याद करिए, प्रिंट में टाइप पास कर रहे थे, प्रिंट क्या था, एक फंक्शन था और वो कॉलिंग था। फिर आपने उसमें टाइप भी पास कर रहे थे, या भी एक कॉलिंग फंक्शन था। तो आप देख रहे हैं नेस्टेड कॉलिंग, तो आपने देखा ही होगा, प्रिंट के अंदर आईडी पास किया होगा, प्रिंट के अंदर टाइप पास किया होगा, यह कॉलिंग फंक्शन कहलाता है और उसे नेस्टेड कॉलिंग कहते हैं। नेस्टेड कॉलिंग फंक्शन तो आपके पाइथन में भी आपने देखा अभी तक, क्योंकि आपने प्रिंट में जब भी टाइप आपने पास किया होगा तो प्रिंट एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, कॉलिंग आप कर रहे हैं। टाइप भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है, वो पहले से बना हुआ लेकिन कॉलिंग कर रहे हैं, तो ये नेस्टेड कॉलिंग हो गई। आपने नेस्टेड कॉलिंग तो समझ में आ गया। लेकिन नेस्टेड डेफिनेशन फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन फिर से डिफाइन कर दूं, फंक्शन से बाहर ना निकलूं और फंक्शन के अंदर एक सब फंक्शन फिर डिफाइंड कर दूं, तो इसे हम लोग नेस्टेड डेफिनेशन फंक्शन कहते हैं। फिर सुनिएगा, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, या नेस्टेड इनर फंक्शन कहते हैं, या नेस्टेड डेफिनेशन फंक्शन। जैसे हम लोगों ने इफ के अंदर इफ रखा था तो नेस्टेड इफ कहलाया था, और आपने देखा था दूसरे इफ के अंदर भी एक इफ, तीसरे के अंदर भी एक इफ, मतलब मल्टीपल टाइप आप नेस्टेड हो सकता है। आपने उसके बाद देखा था नेस्टेड में वाइल नेस्टेड लूप, वाइल नेस्टेड आपने देखा था, वाइल विद इन वाइल इज कॉल्ड नेस्टेड वाइल लूप। फिर दूसरे वाइल के अंदर भी एक वाइल हो सकता है, वो थर्ड नेस्टेड वाइल लूप हो गया। फॉर में भी आपने नेस्टेड फॉर लूप देखा है। बस आज के क्लास में नेस्टेड का कंसेप्ट आपको पहले से ही पता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या डेफिनेशन करते समय, फंक्शन को डिफाइंड करते समय वह फंक्शन पूरा ना हो, क्या उसी के अंदर फिर एक फंक्शन डिफाइंड कर दे, मैं दूसरा फंक्शन डिफाइंड करने जाऊं वो पूरा हो, उसके बाद फिर उसी के अंदर मैं डिफाइंड कर दूं बिना बाहर आए, तो इसको हम लोग नेस्टेड डेफिनेशन फंक्शन कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़कर चलते हैं। मैं चाहता हूं आप इसको समझ कर चलें, क्योंकि ये आपको एक एडवांस पैथन जब आप पढ़ेंगे, ये कोर पैथन है, कोर पैथन में शायद इसका उपयोग ज्यादा आपको ना समझ में आए, लेकिन जब एडवांस पैथन पढ़ेंगे, ऊप्स का नेचर पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसलिए अभी से जान के लिए, चूंकि हम लोग भी एडवांस पैथन पढ़ेंगे, जब एडवांस पैथन आपको पढ़ना है तो कोर पैथन में ही आप नेस्टिंग ऑफ डेफिनेशन फंक्शन सीखना अनिवार्य है। और वैसे भी जिसको नहीं भी पढ़ना है एडवांस पैथन, उसके लिए भी दिस इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट विच आर डिजाइन टू पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन। हम लोग शुरू करने चल रहे हैं नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन। ये जो समय आपका लिया पीछे से, वो आपका एक व्यूज क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई लेक्चर से फंक्शन पढ़ते चले आ रहे हैं, वो दिमाग में बना हुआ था, तो मैंने आपको पूरी बात बता दिया। उन सब से अलग ये बात है, फिर से आ जाइए फंक्शन की डेफिनेशन से। जब फंक्शन डेफिनेशन करते हैं तो पूरा डेफिनेशन हो जाता है, तो हम लोग अक्सर कॉलिंग कर लेते थे, आपको याद होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल फेज।
हम फंक्शन डिफाइंड किए, कॉल किए, फिर डिफाइंड किए, फिर कॉल किए। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक फंक्शन को डिफाइंड करने गया, उसी फंक्शन पे डिफाइंड करके निकल नहीं पाया, फिर से अचानक मुझे एक फंक्शन उसी के अंदर, बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर डिफाइंड करने का फिर से मन करा तो मैं फिर से कर दिया। इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के टेक्निक को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। आइए बहुत ही पेशेंस के साथ में, अटेंशन के साथ में आज की क्लास लीजिएगा। थोड़ा सा ये लॉजिक वाली क्लास है, समझना पड़ेगा, तब आपको यह नेस्टेड फंक्शन समझ में आ जाएगा। और आई होप अगर आपने ये कंटेंट जो राइट किया गया है विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल समझेंगे तो आज के बाद आपको कभी भी नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप यहीं से क्लियर कर देंगे। चलें आगे चलें। A function defined inside and other function, एक फंक्शन डिफाइंड करने गए हो या कर रहे हो, डेफ कीवर्ड की मदद से करते हैं, आप सबको पता है। और उसी को खत्म करने के बजाय, आउट ऑफ फंक्शन जाने के बजाय आपने फिर से अंदर बॉडी ऑफ फंक्शन में डेफ कीवर्ड लगा के फिर से एक फंक्शन डिफाइंड कर दिया, तो उसी को कहते हैं इनर फंक्शन भी, उसी को कह सकते हो नेस्टेड फंक्शन भी। पहले तो आपको इनर नहीं समझना है, नेस्टेड फंक्शन समझना है। फिर से इस लाइन को दोहरा रहा हूं, अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड एंड अदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। याद करिए, आपने इफ पढ़ा था, आपने व्हाइल पढ़ा था, आपने फॉर पढ़ा था, और तीनों को आपने नेस्टेड पढ़ा था। ध्यान दीजिए, यही एग्जैक्ट लाइन रही होगी। इफ इनसाइड इफ अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। A while loop inside and another while loop is called nested while loop। एग्जैक्ट वही लाइन है, बस आज का जो टर्म है वो फंक्शन हो चुका है। बस जो प्रीवियस में हम लोगों ने नेस्टेड पढ़ा है उसमें इफ था, while था, for था। आज में एक नया टर्म आ गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। मोस्टली मैं आपको बिलीव देता हूं कि अगर आपने नेस्टेड while लूप पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। एक लेक्चर में, एक बार में आपको कॉल करना नहीं पड़ेगा, आपको फिर से वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा, वन वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आगे चलें, इस बात को फिर समझिए। अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड एंड अदर फंक्शन, अनदर फंक्शन, एक फंक्शन हो उसके अंदर एक और अदर फंक्शन आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। और जब फंक्शन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन आएगा, सीधी बात वो इनर कहलाएगा। जो ऊपर होगा वो आउटर होगा। जो ऊपर वाला डेफ कीवर्ड की मदद से आपने फंक्शन डिफाइंड किया, और जब आप नीचे फिर से डेफ की करेंगे तो आप दो फंक्शन हो गए। ऊपर वाला आउटर हो जाएगा, नीचे वाला इनर हो जाएगा। इसीलिए इस लाइन में इनर फंक्शन कहने की बात आई है। आगे चलें, फंक्शन डेफिनेशन विद इन अ फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक फिर से फंक्शन डिफाइंड करें, इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। वैसे पहली लाइन और दूसरी लाइन में कोई अंतर नहीं है, बस दूसरी लाइन एज अ लाइक ऑफ प्रीवियस क्लास रिकॉल नेस्टेड व्हाइल लूप एंड नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड फॉर। ये लाइन पढ़कर आपको रिकॉल होगा, क्योंकि उसी तरह से मैंने लाइन दिया है जैसे आपको पढ़ाया था। फंक्शन डिफिनीशन विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फिर से अगर फंक्शन डेफिनेशन कर दूं तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, फंक्शन डेफिनेशन शुरू करने का पहला टर्म क्या होता है? डेफ। फंक्शन का नेम पैराथेसिस ओपन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, इंडेंटेशन मार्क। नीचे गए, अगर यही लाइन आपको बाहर जाने से पहले इनसाइड अगर मिल जाए तो उसे क्या कह देना? नेस्टेड फंक्शन कह देना। और जो दूसरा वाला रहेगा, फर्स्ट वाला तो ऊपर रहेगा, जो दूसरा वाला रहेगा उसे इनर फंक्शन के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। आगे, फंक्शन डेफिनेशन विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन एज लाइक इफ, व्हाइल, फॉर। जैसे इफ के अंदर इफ होता था, नेस्टेड इफ कहलाता था। व्हाइल के अंदर व्हाइल लिख जाता था तो नेस्टेड व्हाइल लूप कहलाता था। फॉर के अंदर फॉर डिफाइंड हो जाता था तो वो नेस्टेड फॉर लूप कहलाता था। ठीक उसी तरह से चौथा लाइन ये है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फिर से फंक्शन डेफिनेशन अगर आ जाए तो उसे हम लोग नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। आगे, द फर्स्ट फंक्शन इज आल्सो नोन एज। फर्स्ट बोले तो पहला वाला,
उसे अपर कह सकते हो अभी के लिए आप, क्योंकि भी एक ही तो है तो अपर कह दो, ऊपर वाला। द अपर फंक्शन इज आल्सो नोन एज, या द फर्स्ट फंक्शन, चाहे अपर कहिए और चाहे फर्स्ट कहिए, आप चाहे तो अपर के नाम से भी आप समझ सकते हैं, जो ऊपर फंक्शन होगा। द अपर फंक्शन या द फर्स्ट फंक्शन इज आल्सो नोन एज आउटर फंक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटर। क्यों? क्योंकि ऊपर हो गया वो आउटर फंक्शन। या कुछ लोग इसको पेरेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट, संरक्षक काम करता है, क्योंकि ये ऊपर होता है, जो हमारे जनरेशन में ऊपर होता है वो पिता होता है या पिता तुल्य जैसा होता है ना आगे, इसीलिए इसको हम लोग पेरेंट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसका नाम है मेन फंक्शन। क्या है? मेन फंक्शन। इसी का एक नाम है मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से सब का काम होना है, वही रहेगा तभी इनर फंक्शन जो होंगे एग्जीक्यूट होंगे। आपने आउटर फंक्शन में कोई गलती किया होगा, इनर फंक्शन कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, आउटर फंक्शन मस्ट है, इसलिए इसको लोग मेन फंक्शन भी कहते हैं। जो पहला फंक्शन होगा उसे आउटर, पेरेंट, मेन, और देखो किस नाम से जाना जा रहा है, इंडिपेंडेंट। वो आश्रित नहीं है, इसके बाद जितने भी फंक्शन होंगे वो आश्रित होंगे, लेकिन ये किसी पे आश्रित नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है। कंटेनर, ये कंटेनर मतलब अपने अंदर भी एक फंक्शन को क्या किया रहेगा, लिया रहेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटेनर। मैं अगर आपको कंटेनर और कंटेंट दो टर्म समझा पाऊं, जैसे एरोप्लेन में एक व्यक्ति है जो एरोप्लेन पर है, उसने अपने हाथ से एक आदमी को पकड़ रखा है, नीचे लटका हुआ है, एक दूसरा व्यक्ति एक तीसरे वाले को पकड़ कर लटका हुआ है। जरा इस बात को समझिएगा। तो देखो कंटेनर कौन है, यहां कंटेनर दो हैं। सबसे पहला जो जहाज पे है वो कंटेनर है दूसरे वाले पर्सन का, और दूसरा वाला जो कंटेनर है वो क्या है, वो कंटेंट भी है और तीसरे वाले का कंटेनर भी है। शायद आप समझ पा रहे हैं, ऐसे समझिए। ये रहा एरोप्लेन पर एक पर्सन, इससे ये कंटेंट है, ये इससे कंटेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। इन्हें कंटेनर कहेंगे, इनको कंटेंट कहेंगे क्योंकि इन पे आश्रित है ये। ठीक इसी तरह ये जो कंटेनर है ना, ये भी किसी का ये कंटेंट जो है वो किसी कंटेनर है, क्योंकि इसको भी ये पकड़ा हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ कंटेनर और कंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें। द आउटर फंक्शन डेफिनेशन, फिर से एक बार समझिएगा। हम जो ऊपर फंक्शन रहता है उसे फर्स्ट फंक्शन को ही आउटर, पेरेंट, मेन, इंडिपेंडेंट, कंटेनर, डेफिनेशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे। द आउटर फंक्शन डेफिनेशन पार्ट कंसिस्ट अ न्यू डेफिनेशन डिफाइंड। ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन इज आल्सो नोन एज, इतने डिफरेंट नेम से हम लोग इनको पुकारते हैं। आपको जो लगता है, आपको जो उचित लगे आप एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे। द आउटर फंक्शन डेफिनेशन, जो ऊपर की ओर फंक्शन होता है, जब पहला फंक्शन होता है, पार्ट कंसिस्ट अ न्यू डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड टू इनर या चाइल्ड या सब मेन या डिपेंडेंट या कंटेनर या नेस्टेड। पहले समझिए, आपका दो फंक्शन होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। जो ऊपर वाला फंक्शन होगा उसी को आउटर कह सकते हैं, उसी को पेरेंट कह सकते हैं, उसी को मेन कह सकते हैं, उसी को इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, इसको कंटेनर भी कह सकते हैं। लेकिन उसके जस्ट जो डिफाइंड के अंदर होगा, जो बॉडी ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अंदर फिर से डिफाइंड किया जाएगा, उस फंक्शन को क्या कहेंगे, आउटर है तो वो क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। ये पेरेंट है वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड कहलाएगा। ये मेन है तो क्या कहलाएगा, सब मेन कहलाएगा। ये इंडिपेंडेंट है तो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा। ये कंटेनर है तो क्या कहलाएगा, कंटेंट कहलाएगा। डेफिनेशन फंक्शन मतलब आउटर फंक्शन को जितने नाम से आप देख रहे हैं, उतने ही इनर फंक्शन को जो अंदर रहता है, जो उसके जस्ट सेकंड वाला डेफिनेशन फंक्शन के अंदर जब कोई डिफाइंड फंक्शन होगा तो उसको इतने नाम से जान सकते हैं। फिर सुनिएगा, जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसे आउटर या पेरेंट या मेन या इंडिपेंडेंट या कंटेनर डेफिनेशन फंक्शन कहते हैं, और जो सेकंड फंक्शन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इनर कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे,
सब मेन फंक्शन कहेंगे, डिपेंडेंट कहेंगे, कंटेंट फंक्शन कहेंगे। आई होप आपने नेस्टेड व्हाइल लूप पढ़ा होगा। ये बातें वहां भी बहुत स्पष्ट हो चुकी थी, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि द फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन को कितने अलग अलग नाम जानते हैं, और जो सेकंड फंक्शन होता है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं, उन्हें हम लोग 5 डिफरेंट नाम से जानते हैं। लेकिन मैं अब केवल एक एक नाम ही तो यूज करूंगा, बार बार 5 नाम यूज करना आपको कंफ्यूज करना हो जाएगा। मैं आउटर और इनर 2 नाम ले रहा हूं। आउटर माने फर्स्ट फंक्शन, इनर माने सेकंड फंक्शन। आई नो दैट आपको ये बात समझ में आ गया। हालांकि इतने नामों से जाना जा सकता है, आप भी कहिए। आगे चलिए। द इनर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ऑफ बॉडी। आप सबको पता है जो इनर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ऑफ बॉडी, आउटर फंक्शन डेफिनेशन। ये बात आप समझ गए थे पहले भी, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि जो इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के अंदर बॉडी में डिफाइंड किया जाता है। अलग बात है कि इनर फंक्शन भी अपने बॉडी में एक नया फंक्शन फिर से डिफाइंड कर सकता है, वो अलग बात है। हम आगे इस बात को समझेंगे। पहले ये बात समझना होगा कि द इनर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ऑफ बॉडी ऑफ आउटर फंक्शन डेफिनेशन। आउटर फंक्शन के बॉडी के अंदर जो फंक्शन डिफाइंड हो उसे इनर फंक्शन कहते हैं, और इनर फंक्शन जिसके अंदर डिफाइंड हो उसे आउटर फंक्शन कहते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बात कई बार रिपीट हो चुकी है। आगे चलें। द इनर फंक्शन आल्सो कैन बी डिफाइंड। जो इनर फंक्शन है आल्सो कैन बी डिफाइंड, इनर फंक्शन भी डिफाइंड कर सकता है अ न्यू फंक्शन इनसाइड ऑफ इनर फंक्शन डेफिनेशन। यही बता रहा था मैं भी। जैसे आउटर फंक्शन के इनसाइड आपने इनर फंक्शन डिफाइंड किया, ये इनर फंक्शन कहलाया। अब इनर फंक्शन भी अपने बॉडी ऑफ फंक्शन में जाके फिर से डिफाइंड कर सकता है। तो अब ये इनर फंक्शन आउटर भी बन जाएगा, इनर भी बन जाएगा। क्यों? इनर किसके लिए होगा? ऊपर वाले फंक्शन के लिए इनर फंक्शन होगा, और इसके अंदर जो बॉडी ऑफ फंक्शन में आपने न्यू डिफाइन कर दिया उसके लिए आउटर कहलाएगा। ठीक है, आगे फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। द इनर फंक्शन आल्सो कैन बी डिफाइंड अ न्यू फंक्शन इनसाइड ऑफ इनर फंक्शन डेफिनेशन एरिया। इनर फंक्शन डेफिनेशन एरिया में फिर से अपना एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकता है, और वो डिफाइंड कर सकता है तो वो क्या हो जाएगा? वो भी कहलाएगा, वो भी एक आउटर फंक्शन भी कहलाएगा। जैसे पुत्र भी पिता बन सकता है। अब एक पुत्र भी होगा और वो पिता भी हो सकता है। जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर हैं, आउटर इनको समझ लीजिए। ग्रैंडफादर के जो बच्चे होंगे जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में पापा कहते हैं, फादर कहते हैं। अब देखिए हमारे लिए क्या है? हमारे लिए फादर है, लेकिन वो ग्रैंडपा के लिए क्या है? सन है। तो ठीक उसी तरह समझिए, फादर ग्रैंडफादर के अंदर कौन डिफाइंड किए गए? फादर डिफाइंड किए गए। फादर भी अपने जनरेशन में आके किसे डिफाइंड कर लिया? हम लोगों को डिफाइंड किया। तो हम क्या हुए? हम इनर हुए। फादर हमारे क्या हुए? आउटर भी हुए और इनर भी हुए। क्यों? क्योंकि वो ग्रैंडफादर के लिए इनर हुए, हमारे लिए क्या हुए? आउटर हुए। एट्स वन। और इसी को पैरेंटिक हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। यही है पैरेंटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से भी ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। देन दिस इनर फंक्शन इस लाइन के साथ ही जुड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा पहले समझ लीजिए। इनर फंक्शन आल्सो कैन बी डिफाइंड इनसाइड ऑफ इनर फंक्शन। इनर के अंदर एक फंक्शन और होगा। देन द इनर फंक्शन, तब ऐसा हुआ तो इनर फंक्शन ट्रीट किया जाएगा। इनर फंक्शन भी कहलाएगा किसके लिए? आउटर के लिए इनर फंक्शन होगा। एंड आल्सो आउटर फंक्शन। अब वो इनर भी हो जाएगा, आउटर भी हो जाएगा। इनर किसके लिए हो जाएगा? आउटर के लिए, अपर फंक्शन के लिए इनर कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर जो डिफाइन किया गया उसके लिए क्या कहलाएगा? आउटर कहलाएगा या पेरेंट कहलाएगा, है ना? ठीक है, पेरेंट फंक्शन। आगे, फॉर डिफाइंड न्यू
डिफाइंड फंक्शन इनसाइड इनर फंक्शन एट सो कैन बी कॉन्टिगुअस पेरेंटिंग जनरेशन। इसी तरह से पेरेंटिंग जनरेशन होती जा सकती है। ठीक है, आगे इस बात को भी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, जिस डायग्राम से एक बार समझाने के लास्ट में फिर प्रयास करूंगा, पेरेंटिंग जनरेशन के हिसाब समझाऊंगा, शायद बात समझ में आ जाए वहां पे। आगे चले फिर से, द नेस्टेड फंक्शन एग्जीक्यूशन विल बी इनर टू आउटर पैटर्न। इनर टू आउटर का मतलब क्या होगा? अगर आपने पहला दरवाजा खोला और उस दरवाजे के अंदर एक घर और था, उसका दरवाजा खोल दिया, उस घर में गए तो फिर एक दरवाजा था, उसको खोल दिया, ऐसे खोलते खोलते आपने 5 कमरे में पहुंच गए। तो अगर आपको प्रॉपरली तरीके से अगर बाहर निकलना होगा तो नियम यह है कि लास्ट वाला सबसे जो खुला होगा उसको पहले बंद करोगे, जब दूसरे कमरे में आओगे तो उसको बंद करोगे। आप देखोगे जो सबसे पहला दरवाजा खुला हुआ था वो सबसे बाद में बंद होगा, जो सबसे बाद में खुला होगा वो पहले बंद होगा। तो यही बात यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि द नेस्टेड फंक्शन एग्जीक्यूशन मतलब कॉलिंग फंक्शन जो होगा विल बी इनर टू आउटर, वो इनर से आउटर की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर। प्रॉपर इंडेंटेशन मार्क, और वो भी क्या, इंडेंटेशन मार्क में ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें फंसेंगे, इंडेंटेशन मार्क उनका प्रॉब्लम करता है, इसीलिए वो नेस्टेड डेफिनेशन फंक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको अवॉइड नहीं करना, दिस इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट, आप आसानी से बना सकते हैं और बनाएंगे आप। आगे चले, इट मीन्स द लास्ट इनर फंक्शन विल बी फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, जो लास्ट इनर फंक्शन रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा या कॉलिंग होगा, एंड देन हिज आउटर, फिर उसके बाद उसका आउटर, फिर उसका आउटर, फिर उसका आउटर। ठीक है, एट सो ऑन बॉटम टू अप मैनर्स, इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर इनर टू आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट। आप इनर से आउटर को, फिर आउटर का आउटर, फिर आउटर का आउटर, फिर आउटर का आउटर, इस तरह से आप एग्जीक्यूट करते आएंगे। द नेस्टेड फंक्शन यूज्ड द नेम्स एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल, जो फंक्शन होता है और नेस्टेड की जब बात करेंगे तो एक कंसेप्ट है जिसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब मेथड पढ़ेंगे। बस ये लाइन आई थी इसलिए मुझे लिखना पड़ा। LEGB एक कंसेप्ट है, वेरिएबल के स्कोप 4 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट के स्कोप क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। L फॉर लोकल, सबसे ज्यादा हाई किसका होता है, लोकल का होता है, फिर इंक्लोजिंग ऑब्जेक्ट का होगा, फिर ग्लोबल का होगा, सबसे लास्ट में किसका होगा, बिल्ट इन का होगा। सबसे हाई किसका होता है, लोकल का होता है, फिर किसका होता है, इंक्लोजिंग का होता है, और इसी से लेना देना आपको फंक्शन से है। इंक्लोजिंग फंक्शन होता है ना, जब नेस्टेड फंक्शन होता है तो हम लोग इंक्लोजिंग फंक्शन भी कहते हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। और ये LEGB कंसेप्ट हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे, बस LEGB का फुल फॉर्म समझ लीजिए। बस ये समझाना था कि नेस्टेड फंक्शन यूज्ड करता है नेम स्पेस और स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को। अब इसको बाद में आप समझिएगा, बस एक लाइन थी इसलिए समझा दिया मैंने। एक इसी तरह का और लाइन है जो आपको कम समझ में आएगी लेकिन समझना होगा। द नेस्टेड फंक्शन प्रोवाइड टू डाटा इनकैप्सुलेशन, क्लोजर एंड क्लोजर डिक्लोजर फीचर ऑफ पैथर्न। एक्चुअली में ये आपका कोर पैथर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक एडवांस पैथर्न होता है जिसमें ऊप्स का कंसेप्ट होता है। तो डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये तमाम तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। तो ये जो नेस्टेड ऑफ डेफिनेशन फंक्शन करते हैं, इस तरह के फीचर्स वहां पे जनरेट होंगे। तो हम लोग इसको आगे जब एडवांस पैथर्न पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। लेकिन ये दोनों लाइनें भले आपको अभी नहीं काम आएंगी, लेकिन इसके साथ नेसेसरी था इसलिए लिखकर छोड़ रहा हूं। LEGB का फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि यहाँ नेस्टेड फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस पे काम करता है, और ये डाटा इनकैप्सुलेशन और कुछ और फीचर्स हैं जो हमारे ऊप्स के पैथर्न विथ ऊप्स में ये उपयोग किया जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई, लेकिन मैं कुछ बातें आपको डायग्राम के माध्यम से बता के तब आपको सिंटैक्स और एग्जाम्पल की बात करूंगा। बात को समझिए पहले आप। ये रहा फंक्शन 1, ये रहा फंक्शन 2। आप देख रहे हैं ये इसके अंदर है
ये इसके अंदर है इसलिए इसे हम लोग इनर फंक्शन कहते हैं, ये इसके ऊपर है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आउटर फंक्शन कहते हैं। इसी को ही हम पेरेंट कहते हैं, इसको चाइल्ड कहेंगे क्योंकि इससे ये आया है ना। अब इसी के दरमियान और आपका फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन 3 है और ये इसके अंतर्गत आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इनर ही है, क्या है, इनर फंक्शन है। अब ये इनर भी है और क्या है, आउटर भी है। क्यों, क्योंकि ये इसके अंतर्गत ये बना है, इसके अंदर ये बना है, तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। तो ये जो फंक्शन है फंक्शन 2, अब ये आउटर भी कहलाएगा और ये इनर भी कहलाएगा। इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको कहा था, एक ग्रैंडफादर है और दूसरा फादर है और फादर के अपने चाइल्ड हैं। तो आप देखिए ये क्या है, ये चाइल्ड भी हैं, फादर ग्रैंडफादर के कौन है, चाइल्ड भी हैं, और इन चाइल्ड के फादर हैं तो फादर भी हैं। देखो दोनों उनकी पोस्ट मिली हुई है। और इनको देखिए, इनको इनर को, जो इनर होगा वो एज ए चाइल्ड ही ट्रीट होता है, लेकिन जो आउटर होगा और उसके ऊपर अगर कोई होगा तो दोनों इनको पोस्ट मिलती है, ये आउटर भी कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत ये बना हुआ है, डिफाइन किया गया है, इसलिए आउटर। इनर क्यों, क्योंकि ये भी किसी के अंदर बने हुए हैं। तो फंक्शन 2 को आउटर फंक्शन या इनर फंक्शन हम लोग कह सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया, यही मैं बताना चाहता था। आइए अब हम लोग सिंटैक्स की बात करें। इसलिए इरेज कर दे रहा हूं कि आपका ध्यान कहीं ना जाए, केवल इस टॉपिक पर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब ये है। देखिए सिंटैक्स में ध्यान दीजिएगा, डेफ आउटर फंक्शन नेम, यहां पर फंक्शन नेम लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपके सिंटैक्स में ये भी बताना चाहा कि इसी साथ आपको समझा पाऊं कि आउटर फंक्शन है ये। आउटर फंक्शन नेम पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, डॉट डॉट पैरामीटर, यानी इंडेंटेशन मार्क, ये सब में रहता है। अच्छा ये हो गया। इससे संबंधित कुछ एसोसिएटेड स्टेटमेंट एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। आपको लगे कि इससे संबंधित स्टेटमेंट हो चुका है तो आप इसी के अंतर्गत देखिए, इनसाइड ऑफ आउटर फंक्शन, आपने फिर से एक फंक्शन डेफिनेशन दे दिया। कैसे पता, डेफ लगा हुआ है, इनर फंक्शन नेम है, नेम 1 पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 डॉट डॉट पैरामीटर n। एग्जैक्ट ये जो कहलाएगा फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा इनर और ये क्या कहलाएगा, आउटर। ये आउटर और ये इनर। अच्छा, इस इनर से भी संबंधित कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, एसोसिएटेड स्टेटमेंट एक लाइन का हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। मैंने एसटी लिखा है स्टेटमेंट और कॉमा लगा के क्या लगाया है, एस लगाया है, मतलब एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। अच्छा, आपके हो जब ये कंप्लीट हो जाए इससे स्टेटमेंट, तो आप इसी के अंतर्गत ही, इसी के अंदर ही फिर से देखिए डेफ आपने यूज कर लिया। तो डेफ इनर फंक्शन नेम 2, ये इनर फंक्शन हो गया, नाम 2, नेम नंबर 2, फंक्शन 1 सॉरी पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर n, और ये इससे भी रिलेटेड स्टेटमेंट है। अब इनके स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएं तो फिर इनर फंक्शन आप, अच्छा ये आपको समझना होगा। पहले देखिए, दिस इज अ आउटर फंक्शन और दिस इज अ इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन एक है, इनर फंक्शन उसके अंदर क्या है, 2 है, ये 1 और ये 2। आउटर फंक्शन एक है, इनर फंक्शन इनके अंदर क्या है, 2 है। देखिए आउटर फंक्शन 1 और इनर फंक्शन 2, ठीक। अब ये आउटर की बात करें, आउटर अब 2 हैं, एक आउटर तो ये है, एक आउटर ये भी है। इनर एक है, इसके अंतर्गत इनर एक है और इनके आउटर केवल एक है, लेकिन इन दोनों के आउटर एक है लेकिन इनके इनर 2 हैं। अब यहां पे कॉलिंग हो रही, ध्यान दीजिएगा, यहां कॉलिंग हो रही है, इसके सामने ठीक इनर फंक्शन नेम 2, क्योंकि इनर फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं इसके सामने, और ठीक दूसरे वाले पहले वाले इनर के सामने पहला वाला इनर कॉलिंग करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनका बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है, ये इनका बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है और सबका बॉडी ऑफ स्टेटमेंट ये है। और पहले वाले आउटर फंक्शन नेम को ठीक उसके सामने जाके आउटर फंक्शन कॉल करना है। दिस इज अ कॉलिंग ऑफ इनर,
दिस इज अ कॉलिंग ऑफ आउटर, ये दोनों इनर को कॉल कर रहे हैं, ये आउटर को। बस आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देखिए, डेफ सम n1 कामा n2 प्रिंट, आप यहां से एग्जीक्यूट होता नहीं है, एग्जीक्यूट कहां होगा? सबसे पहले जब भी डेफ पाता है कंट्रोल वहां एंट्री नहीं करता, पहले से पता है। अब क्या होगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे n1 पर 3 मिला, n2 पे 3 मिला, और यहाँ पे कॉल किया गया है, जगह नहीं है समझिएगा, सम को कॉल कर लिया, सम आया यहाँ पे, यहाँ पर 3 कॉपी हो गया, यहाँ पे 3 कॉपी हो गया, नीचे आया सम, एक मैसेज लिखा हुआ है, और इधर एक एक्वेशन किया गया है, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, आउटपुट आ गया। फिर डेफ, अभी लेकिन आउटपुट 1 टाइम में देगा, 1 by 1 नहीं देगा। फिर आपका यहां के बाद फिर कहां पहुंचा वो, फिर से आया डेफ में, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही, बॉडी के अंदर है, निकल नहीं पाएगा। डेफ आया, और डेफ में DIF डिफरेंस नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया, उसमें भी n1 और n2, आपको सर कॉल नहीं किया गया, n1 n2 मिलेगा कहां? ये ग्लोबल हो गए हैं। ग्लोबल ऑब्जेक्ट अगर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं। तो n1 और n2 पे 3 और 3 पड़ा हुआ है। फिर डिफरेंस में क्या हो गया, मैसेज आएगा डिफरेंस, और 3 और 3 आप माइनस करो, क्या हो जाएगा 0। फिर से नीचे इसके अंदर आया डेफ प्रोडक्ट, n1 n2, फिर 3 और 3 आएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में 9 आ जाएगा। फिर डेफ में आपने क्या किया, क्वोशेंट, आपने क्वोशेंट में भी क्या गया, 3 और 3 गया, क्वोशेंट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो, ये क्वोशेंट के सामने इसको कॉल किया गया है, ये इसके सामने कॉल किया गया है, ये इसके सामने कॉल किया गया है, ये इसके सामने कॉल किया गया है। आप इस बात को समझ जाइएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, या ये बात समझ में आ गई, तो आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एज अ नेस्टेड डेफिनेशन फंक्शन। आई होप ये बात समझ में आ गया। खास बात क्या समझिए, आप केवल बात समझना है, नॉर्मल फंक्शन जैसे डिफाइंड करते थे वैसे ही करिए। जब आपको लगे इससे संबंधित काम कंप्लीट हो चुका है, तो बाहर ना निकलने के बजाय इनसाइड डेफ लेके दूसरा डिफाइन कर दीजिए। आप दूसरे वाले फंक्शन के रिगार्डिंग जो भी लिखना हो कंप्लीट कर लीजिए, बाहर ना निकलने के बजाय फिर डेफ उसी के अंदर कर लीजिए। ऐसे करते चले जाइए। सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन डेफिनेशन होगा उसको कॉल यहां करिएगा, ये वाले डेफ सामने इसको करिएगा, ये वाले डेफ सामने इसको करिएगा, इस वाले डेफ के सामने इसको करिएगा। और यही होता है, इंडेंटेशन एरर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए बच्चे इसको अवॉइड करते हैं और इसको ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे कि मुझे नेस्टेड फंक्शन नहीं समझना है, हम वैसे ही जान लेंगे। ऐसा नहीं करना है। दिस इज द वेरी इजी डिफाइन टू द नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन, आप कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड फंक्शन समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एक बार फिर सुने, फिर देखें, केवल इसको, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा था। और अगर फिर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार आप देखने आए हो, तो आपके लिए सब्सक्राइब से पहले ये संदेश है कि जितने भी लेक्चर 1 by 1 प्रीवियस के हैं वो देखने के बाद ही आप ये देखें, तब आपके लिए बेहतर होगा। यह लेक्चर बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए फिर। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या करिए, इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।